हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो बच्चन सिंह प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की कड़ी में अगला वीडियो है और आज की वीडियो से हम बच्चन सिंह प्रश्नोत्तरी सीरीज़ को समाप्त करेंगे। इसकी पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, साथ ही साथ जो कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे आज के इस वीडियो में मैंने उन तथ्यों से भी प्रश्नों का संकलन किया है। अगर आप लोगों ने बच्चन सिंह प्रश्नोत्तरी सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, आप वहां पे जाके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप चाहे हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई भी यूट्यूबर है तो वो आपको एक दिशा दिखा सकता है, अपना अपना मार्गदर्शन आप लोगों को दे सकता है, अपने अनुभव से आप लोगों को आगे का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो आपके दिमाग में, आपके अंतस में बैठकर सब कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी यूट्यूबर जो है वो सिर्फ यही कर सकता है, बाकी परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो नेट की पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं उनको वहाँ पे रखने का प्रयास किया है, क्योंकि मूल किताब तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके एक बार आप ज़रूर सिलेबस को चेक करें और अपना पठन पाठन जारी रखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, तो प्रयोगवाद व्यक्ति स्वतंत्र, स्वानुभूति और दायित्व को लेकर ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह या फिर सुमन राजे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह बताते हैं कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है। प्रगतिवाद में जहाँ सामूहिकता देखने को मिलती है, वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, सर्वहारा की विजय पताकों को वे लोग आके लेकर चलते हैं, क्योंकि शोषक वर्ग के प्रति उन लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाई देता है। तो वहीं जो प्रयोगवाद है, जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुई समस्याएं हैं और उनको लेकर एक कवि का दायित्व क्या हो सकता है, समाज सुधारक के रूप में आने वाली पीढ़ियों को सचेत करने के रूप में, इन सब बातों को बच्चन सिंह इस कथन में प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है। युगांत 1936, सरोज स्मृति कामायनी 1935, राम की शक्ति पूजा गोदान 1936, उसके बाद है अनामिका 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अनामिका 1938 में लिखी हुई रचना है। और युगांत को अगर हम देखें तो इसे छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत में ये लिखा था। युगांत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, युग प्लस अंत। उन्होंने कहा था कि मैं छायावादी युग की अंत की घोषणा करता हूँ। वहीं अगर हम सरोज स्मृति और कामायनी में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये छायावाद का क्या है, उपनिषद इसलिए कहा गया है कामायनी को, और ये छायावाद के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य है और बहुत अच्छा लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। वहीं अगर सरोज स्मृति की हम बात करें तो ये निराला द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का अद्वितीय शोक गीत है और हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो ये दोनों ही रचनाएं 1935 में लिखी गई हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। राम की जो शक्ति पूजा है और गोदान 1936 में दोनों लिखे गए हैं। इस प्रश्न को यहाँ पे रखने का एक तात्पर्य मेरा ये भी है, क्योंकि गोदान के बाद 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हो जाता है और कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद भी 1937 में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अब कौन बच गया, निराला बच गए और पंत बच गए। तो ये दोनों जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रगतिवाद की तरफ मुड़ गए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो निराला की काव्य कृतियाँ हैं और पंत हैं, इन्होंने छायावाद में तो लिखा ही है, लेकिन इन लोगों का काव्य कैसा है, प्रगतिशील है, क्योंकि ये लोग छायावाद में भी लिखे और प्रगतिवादी काव्यधारा को भी इन्होंने सुशोभित किया है अपने काव्य कलम से। तो इन सब बातों को भी आप आपस में जोड़कर अगर याद करते चलेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी सभी बातों को समझने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित आलोचनाओं का गलत युग्म है। गोस्वामी तुलसीदास 1922, भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924, जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 1932।
तो यहाँ तो सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था, ना कि 1932 में। और भ्रमर गीत सार की भूमिका आचार्य शुक्ल ने ही लिखी। साथ ही साथ कह सकें दूसरे अर्थ में तो इन्होंने सूरदास को हिंदी साहित्य में स्थापित किया। इन्होंने तुलसीदास को भी हिंदी साहित्य में स्थापित किया और साथ ही साथ इन्होंने जायसी को भी हिंदी साहित्य में स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। फिर भी दोनों में देश काल का अंतर है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदार की बुंदेलखंडी मैदानी। कथन है शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बच्चन सिंह का कथन है। मित्रों, सुमित्रानंदन पंत चूँकि इनका जहाँ जन्म हुआ था वो कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र था। और केदारनाथ अग्रवाल की कई रचनाओं में हम पाते हैं इनको क्या कहा जाता है, केदारनाथ को केन का कवि कहा जाता है। और ये जो कह सकते हैं कि जो किसान की आसपास की जो प्रकृति की उपमा होती है उसको केदारनाथ अग्रवाल ने अपने काव्य में मुखर रूप से प्रदर्शित किया है। वहीं अगर हम पंत के प्रकृति सौंदर्य को देखें तो इन्होंने प्रकृति से संबंधित ही, जैसे पर्वत हो गए, पहाड़, झरना, हवा, बसंत, इन्हीं सब को मुद्दा बनाया। लेकिन केदारनाथ की वो पंक्तियाँ तो आपको याद ही होगी जिसमें वो कहते हैं कि एक ठीक ना बांधे सर पे पगड़ी करके, है ना एक काव्य। तो मुझे अच्छे से वो पंक्तियाँ याद नहीं आ रही हैं। तो उन सब बातों को अगर आप ध्यान से इन दोनों लोगों के प्रकृति सौंदर्य को देखें तो इन लोगों में यही अंतर दिखाई देता है। कविता जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो प्रकृति से जुड़े हैं, लेकिन प्रकृति के जो मूल हैं उसको लेकर जुड़े हैं। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो मैदान से संबंधित प्रकृति को दर्शाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल के पत्नी को संबंधित काव्य संग्रह हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल को पत्नी को संबोधित करके कौन से काव्य संग्रह लिखे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हे मेरी तुम, बोले बोल अबेल और अबोल और जमुन जल तुम। उसके बाद कहें केदार खरी खरी चंद गहना से लौटती बेर, ठीकना का चना वाली जो कविता है वो इसी में संकलित है। मार प्यार की थापें, ये इनके अलग से काव्य संग्रह हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काव्य संग्रह लिखे हैं। तो ऊपर का जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, जो 3 काव्य संग्रह हैं, ये इन्होंने पत्नी को संबोधित करके लिखे हैं। ये आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल ने पत्नी को संबोधित करके कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में वाजपेयी को जवाब देकर लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यहाँ पे वाजपेयी से आप क्या समझेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी, क्योंकि जब तार सप्तक प्रकाशित हुआ था तो वाजपेयी ने कह सकते हैं कि इनके ऊपर प्रयोगवाद के ऊपर एक निबंध लिखा था और उनके द्वारा ही उन्होंने क्या कहा था प्रयोगवाद को कि बैठे ठाले का धंधा है। तो इसी सब आलोचनाओं का उत्तर देते हुए अज्ञे ने दूसरे तार सप्तक में कहा था कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें न अस्मिता कुछ खोज है, न अस्तित्ववाद का, न रहस्यवाद, इसमें अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष है। यह कथन मुक्तिबोध की किस रचना के लिए बच्चन सिंह कहते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में भूरी भूरी खाक दूर, या फिर ब्रह्म राक्षस। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंधेरे में। अंधेरे में कविता के लिए बच्चन सिंह कहते हैं कि ये क्या है, अंधेरे में अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष है क्या। अगला प्रश्न है, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना, किसका वक्तव्य है। नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये बच्चन सिंह का वक्तव्य है। धूमिल को इन्होंने धूमकेतु की उपाधि इसलिए दी है क्योंकि जो तत्कालीन समाज की प्रमुख समस्याएं थी उसे धूमिल ने उठाया और बहुत ही रोष, बहुत ही तीखे स्वर में उसकी उन्होंने आलोचना की और साथ ही साथ जो उनसे हो सकता था
उस मुद्दे पर उन्होंने सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अगला है, फिर भी तुम्हें लगता रहा कि कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर भी तुम अधूरी हो। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अधूरापन तुम्हारे अंदर है। किस नाटक से संबंधित है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंडे के छिलके या फिर एक और द्रोणाचार्य। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आधे अधूरे से संबंधित है और किसके संबंध में है? सावित्री के संबंध में है। और इसे कौन बोल रहा है? महेंद्रनाथ इस वक्तव्य को बोल रहा है। चूँकि आधे अधूरे हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, साथ ही कितने ही राज्यों के सिलेबस में भी लगाए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो इस वक्तव्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भ्रष्टाचार में बावन दास जैसे ईमानदार गांधीवादी रास्ते को ही अपनाते हैं और भविष्य समाजवाद में देखते हैं। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? परती परिकथा, दीर्घतपा, मैला आंचल या फिर पलटू बाबू रोड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैला आंचल के संदर्भ में कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा और बावन दास उसी का पात्र है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के किसी नाटक में वेद, महाभारत, पुराण, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के मिथकीय प्रयोग को किया गया है? पहला राजा, कोणार्क, दशरथ नंदन या फिर शर्तिया। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला राजा। मिथकीय प्रयोग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पुराना अगर पात्र है तो उसे आधुनिक समस्या के रूप में, आधुनिक शैली के रूप में प्रस्तुत कर देना ही क्या होता है? मिथकीय प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नाटककार, इसे आप पृथु समझेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पृथु। नाटककार पृथु की समस्याओं को नेहरू की समस्याओं से जोड़ देता है। जवाहरलाल थे भी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उनके सामने स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की समस्या थी। किस नाटक के संदर्भ में है? शर्तिया, कोणार्क, दशरथ नंदन या फिर पहला राजा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला राजा। अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे समाज में पति और पत्नी के अहम की अपनी अपनी टकराहट अस्वाभाविक नहीं है। इस टकराहट का फल है अजय और शकुन का तलाक। किस उपन्यास के संदर्भ में है? आपका बंटी, महाभोज, एक दुनिया समानांतर या फिर लीक अलीक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका बंटी। आपका बंटी कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान को चित्रित करता हुआ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि उपन्यास का जो मूल कथ्य है, जो उसका मूल प्रतिपाद्य विषय है, उसे ज़रूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा, नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई देती है। कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र या फिर शुक्ल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए प्रयुक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसमें कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र भी उसी श्रेणी के हैं, लेकिन शुक्ल उस श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के आलोचना ग्रंथ नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, कहानी और नई कहानी या फिर चिंतामणि। तो इसे सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा, चिंतामणि इनका नहीं है, यह आचार्य शुक्ल का ग्रंथ है, बाकी तीनों नामवर सिंह के हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले आधुनिक हिंदी के 2 सर्वश्रेष्ठ लेखक दलित हमलों के शिकार हुए, एक प्रेमचंद और एक निराला। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है, ऐतिहासिक रूप से बच्चन सिंह बता रहे हैं। दलित विरोध के कथित अपराध में रंगभूमि को जलाया गया। निराला चाहे चतुरी चमार लिखे या कुल्ली भाट, जनता ने साबित कर दिया कि वे ब्राह्मणवादी हैं। कथन है किसका? बच्चन सिंह का। वो बता रहे हैं कि सबसे पहले निराला और प्रेमचंद का विरोध बहुत जमकर हुआ दलित साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि ये अब जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसके उत्तरोत्तर पृष्ठों पर से मैंने इस प्रश्न को बनाया है
क्योंकि उसका समापन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का समापन दलित साहित्य के बाद ही होता है। तो ये प्रश्न वहीं से मैंने बनाया है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, और बच्चन सीरीज का कह सकते हैं कि आखिरी प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नय मिश्रा या फिर हीरा डोम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो ये थे बच्चन सीरीज के सभी प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोग की तैयारी में और बेहतर सहयोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।